हेलो बच्चों, क्लास 12th सब्जेक्ट मैथ अमित सर की कंपटीशन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की हम इस क्लास में बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले 10 अति लघु प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप ये जान लें कि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में 10 प्रश्न अति लघु, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, टोटल 10 अंक के आने वाले हैं। तो किस प्रकार से आएंगे वो भी देख लें। प्रश्नावली 4 में से 2 आएंगे, प्रश्नावली 6 में से 2, प्रश्नावली 7 में से 2, प्रश्नावली 9 में से 1 और प्रश्नावली 10 में से 3। इस तरह से टोटल हमारे 10 प्रश्न 10 अंक के, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का आएगा। अब महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन हैं, आप उनको कर लें। निश्चित आपको 101% फायदा मिलेगा। आप क्वेश्चन देखें, स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आप पहला प्रश्न देखें जो कि एक सारणिक का है। बड़ा आसान प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है कि यदि सारणिक इसका मान 4 के बराबर है तो के का मान ज्ञात करो। देखो बच्चों, इसको अगर हम सोल्व करें तो इसको हम इससे गुणा करेंगे। सारणिक को हल करने का तरीका कितना आता है? 4 के। और जब इसको इससे गुणा करेंगे तो आएंगे 16, लेकिन प्लस के 16 आएंगे। 8 दूनी 16 प्लस के 16, लेकिन चिन्ह बदल के माइनस के 16। जब हम इस तरह से करते हैं तो चिन्ह बदल देते हैं, माइनस का हो तो प्लस और प्लस का हो तो माइनस, बराबर 4। ये माइनस का 16 है और जब बराबर से इधर की ओर जाएगा तो इसका चिन्ह बदल के ये प्लस का हो जाएगा, 16 प्लस 4, यानी कि 4 के बराबर आ गया 20। तो के का मान कितना हो जाएगा? 20/4, यानी के बराबर हमारा आंसर आया 5। ये हमारा के का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि के किस मान के लिए बिंदु, ये 3 बिंदु है, समरेख होंगे। आप देख लें इसे एक बार कैसे करेंगे। ये 3 बिंदु हैं, मैंने इनको मान लिया ए 1,4, दूसरा बिंदु बी के -2 और सी -3,16। ये 3 बिंदु हैं और हमें सिद्ध करना है ये 3 बिंदु समरेख हैं। नहीं, दे रखा है समरेख हैं, सॉरी, के का मान हमें ज्ञात करना है। अगर 3 बिंदु समरेख हैं, एक ही रेखा में स्थित हैं, तो उनसे जो त्रिभुज बनेगा ही नहीं, एक रेखा बनेगी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज, अतः भाई 3 बिंदु समरेख हैं, चूंकि ए, बी व सी समरेख हैं और समरेख हैं तो अतः त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल वो क्या होगा? 0 होगा। और हम सारणिक की सहायता से जानते हैं क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? 1/2 सारणिक x1 x2 x3, यानी कि 1 के -3, 4 -2 16, y1 y2 y3 और 1 1 1 बराबर 0। ये 2 इधर जाके 0 हो जाएगा। इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले पहली पंक्ति के सापेक्ष जब सारणी का प्रसार करेंगे तो एक लिखेंगे और यह आएगा -2 और -16। इसका चिन्ह बदल जाता है, हमें पता है, -4 हो जाएंगे, +4, इसलिए इसकी पंक्ति इसका स्तंभ, के कम के और -3 +3 हो जाएंगे, +1 इसकी पंक्ति इसका स्तंभ, 16 के। और जब इसको इससे गुणा करेंगे तो +6 आएंगे, लेकिन चिन्ह बदल के -6 बराबर 0। इसको हल कर लेते हैं। -2 -16 -18, 1 से गुणा करेंगे तो -18, -4 के, -4 दिया 12, +16 के, -6 बराबर 0। ये आ गया। अब देखो 16 के और -4 के ये हो गए 12 के, ये हम यहीं रहने देते हैं। और -18 -12 यानी -30 और -6 -36, जब उसको उधर लेके जाएंगे तो ये +36 हो जाएंगे। और के बराबर क्या आ जाएगा? 36/12, यानी के बराबर आ गया 12 तिया 36। के का मान आया 3। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन सारणी की हमें दी हुई है, मैं अवयव 6 का सहखंड और उप सारणी ज्ञात करूं।
देखो अवयव 6 है का सेकंड, पहले हम उपसारणिक निकाल लेते हैं। उपसारणिक, इसका मान क्या होगा आप देख लें, इसका मान क्या होगा। पहले अवयव 6 कहाँ पर है, ये रहा, इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ दबा दो। अगर हम देखें तो क्या आएगा, 1 2, इसकी पंक्ति छिपा दी और इसका स्तंभ छिपा दिया, तो क्या बचेगा 1 2 7 8। और जब 1 को इससे गुणा करोगे तो 8 आएगा और 2 को इससे करेंगे तो -14 आएंगे, चिन्ह बदल जाता है। तो इसका मान कितना आएगा, -6। आपको ये और बता दें कि उपसारणिक को m से लिखते हैं, इसलिए हम कौन सा अवयव है ये, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ के अवयव का उपसारणिक है ये अवयव 6 का। यानी कि ये जो अवयव 6 है ये तो कौन सा है, 8 2 3, और उसका उपसारणिक m23 का मान -6 है। ठीक है, अगर आपको इस अवयव का सेकंड निकालना है, अवयव A23 बराबर 6 का सेकंड, सेकंड को आपको बता दें A23 से लिखेंगे, एडजॉइंट बोलते हैं इसलिए इसे लिख देते हैं, इसे माइनर बोलते हैं इसलिए m से लिख देते हैं। इसका ज्ञात करने का तरीका -1 की घात 2 + 3, और वही सेम जो अभी उपसारणिक में आया था उसी तरीके से करेंगे। इसकी पंक्ति, इसका स्तंभ, 8 एकम 8, -14 ऊपर हम ज्ञात कर भी चुके हैं, और -1 की घात अगर विषम संख्या हो तो इसका मान होता है -1, तो ये हो गया -1 गुणा, और ये भी हमने निकाला था -6 8 में से, तो इसका आंसर आएगा 6। तो इसका A23 सेकंड तो आया 6 और उपसारणिक आया -6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक हमें मैट्रिक्स दे रखा है और हमें ये कह रहा है कि ये जो आव्यूह है मैट्रिक्स है वह अव्युत्क्रमणीय है। आपको सबसे पहले बता दें कि कोई मैट्रिक्स या आव्यूह अव्युत्क्रमणीय कब होगी, जब इसके सारणिक का मान हम निकालें और उसका मान अगर 0 आता है तो अव्युत्क्रमणीय, यानी उसका व्युत्क्रमणीय नहीं निकाला जा सकता, ए इनवर्स नहीं निकाला जा सकता, और अगर इसका मान 0 आ जाएगा तो ये अव्युत्क्रमणीय है, और 0 नहीं आए तो व्युत्क्रमणीय है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, मैं भी लिखवा देता हूँ। पहले इसे देख लें, इस सारणी के का मान क्या आता है। देखो हम इसको हल करें, हल करना आप सीख गए होंगे। सबसे पहले 1 लिखेंगे, इसकी पंक्ति, इसका स्तंभ 45 - 8 × 48, -2 इसकी पंक्ति, इसका स्तंभ 9 × 36 -42 +3 8 × 32 -35। 45 में से जब 48 गए तो -3, और -3 को 1 से गुणा करेंगे तो -3 एकम -3। इसी प्रकार आगे देखिए, 36 में से 42 गए -6, और -6 को -2 से गुणा करेंगे +12। 32 में से 35 गए -3, और -3 को जब 3 से गुणा करेंगे तो 9, और इसका मान आ गया 0, +12 -12। अगर सारणिक ए का मान अभी आपको बताया 0 आता है, अतः ए अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है, मैट्रिक्स है। नोट आप डाल लें, याद रख लें, यदि सारणिक ए का मान 0 ना हो तो ये कौन सी होगी, व्युत्क्रमणीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये आप क्वेश्चन देखें, अगला 5वां, ये हमें 2 × 2 का मैट्रिक्स दे रखा है, उसका सेकंड मैट्रिक्स हमसे निकलवा रहा है। हम कैसे करेंगे आप ध्यान दें इसे, बड़ा आसान तरीका। आपको क्या करना है, अगर 2 × 2 का अगर आपको मैट्रिक्स दिया जाए तो सबसे पहले आप क्या करें, इन दोनों में तो क्या करोगे आप, इन दोनों में आप परस्पर बदल देंगे।
यानी कि इसको उठा के यहाँ रख देंगे और इसको उठा के यहाँ रख देंगे, और इधर वालों में आप चिन्ह का परिवर्तन कर देंगे। इनमें तो क्या करना है, चिन्ह का परिवर्तन, मतलब माइनस है तो प्लस लिखना है और प्लस है तो माइनस लिखना है, और इसमें क्या करना है, इनको परस्पर बदलना है, परस्पर बदलें, ये बदलना है। तो हमारे पास एडजॉइंट ए सेकंड मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर क्या होगा, अभी आपको बताया इन दोनों को तो आपस में बदल दें तो 4 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, और इनका आपको केवल चिन्ह बदलना है, स्थान नहीं बदलना है। प्लस का 3 है तो माइनस का 3, और प्लस का 1 है तो माइनस का 1, ये हमारा आंसर है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा भी देख लें आप एक बार। ये हमें समाकलन करना है इसका, साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस कोस एक्स और dx। कैसे हल करेंगे, देखो पहले साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। आपको पता होना चाहिए, अगर कोस स्क्वायर हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अब इसमें मैंने फिर सूत्र लगा दिया, एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक बार लिख दिया 1 प्लस कोस एक्स और एक बार लिख दिया 1 माइनस कोस एक्स। 1 प्लस कोस एक्स और dx ये आपस में कट जाएंगे, तो ये आएगा 1 माइनस कोस एक्स dx। 1 का समाकलन x और कोस एक्स का समाकलन होता है माइनस एज इट इज साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7वां। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें एक बार। i बराबर हमसे पूछ रहा है 0 से 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx, इसका मान क्या है। आसान है, सूत्र याद होना चाहिए आपको कि ये होता है tan इनवर्स x का, इसका समाकलन होता है tan इनवर्स x और लिमिट है 0 से 1। पहले आप 1 लिख दें, tan इनवर्स फिर लोअर लिमिट 0 लिख दें, और tan इनवर्स 1 का मान होता है π/4 माइनस tan इनवर्स 0 का मान 0, यानी i का मान आ गया π/4, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां। f(x) बराबर इतने द्वारा परिभाषित फलन f का प्रति अवकलज, f का प्रति अवकलज मीन्स समाकलन f के बराबर है। हमें दे रखा है जो f है वो f के प्रति अवकलज यानी कि स्मॉल f के समाकलन के बराबर है। और यहाँ मैंने x क्यों लिख दिया, क्योंकि f x का फलन है, तो f(x) का मान कितना आएगा। आपको अगर कहे प्रति अवकलज मतलब उसका समाकलन ज्ञात करना है, तो 4x³ माइनस 6 का समाकलन कितना आएगा, f(x) का मान 4 इज इट इज x की घात 4/4 माइनस 6x प्लस कॉन्स्टेंट c, तो f(x) का मान आ गया x की घात 4 माइनस 6x प्लस कॉन्स्टेंट c, समीकरण 1। अब हमें कुछ दे रखा है, f0 का मान 3 के बराबर है, तो समीकरण 1 में आप x के स्थान पे 0 रख दें, तो f0 का मान कितना आएगा, इसमें देखें तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, c बचेगा, इसका मतलब c बराबर 3, और समीकरण 1 में रख दें। समीकरण 1 में रखने पर c का मान, और जब रखेंगे तो आप देखेंगे कि f(x) का मान आ जाएगा x की घात 4 माइनस 6x प्लस 3, और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9वां। अच्छा क्वेश्चन है, हमसे पूछ रहा है इसका समाकलन ज्ञात करना है। देखो बच्चों, सबसे पहले तो हमें सूत्र याद होना चाहिए, 1 प्लस कोस 2x या 2 थीटा का मान होता है 2 कोस स्क्वायर x, और अगर माइनस होता तो 2 साइन स्क्वायर x आता। अब प्लस है तो इसका मान आएगा
अंडर रूट 2 कोस स्क्वायर एक्स और डी एक्स, अंडर रूट 2 इंटू कोस स्क्वायर एक्स का कोस एक्स हो जाएगा वर्गमूल और डी एक्स, अंडर रूट 2 बाहर आ जाएंगे और कोस एक्स का समाकलन हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। ये हमारा आंसर है। तो इसका आंसर क्या हुआ? अंडर रूट 2 साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां इस प्रकार है कि हमसे आई बराबर पूछा है, इसका समाकलन ज्ञात करना है। मैंने इसको गुणा भी कर लिया, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसको गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट के केवल एक बचेगा। आसान क्वेश्चन है, फिर सुने। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, माइनस 1 बच जाएगा। अब इसका समाकलन बहुत आसान है, एक्स की घात 3 बटा 3 एक्स की घात 2 का एक्स की घात n के नियम से, और माइनस 1 का समाकलन ए एक्स होता है प्लस कॉन्स्टेंट सी। ये हमारा आंसर है। फिर सुने, आपको याद रखना होगा एक्स की घात n का समाकलन एक्स की घात n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट सी। इससे ये आ गया 1 का समाकलन x। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों। आई बराबर बड़ा आसान क्वेश्चन है, 2 से 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? एक्स की घात 2 का समाकलन होता है एक्स की घात 3 बटा 3 और लिमिट 2 से 3। पहले हम एक्स के स्थान पे 3 रख दें तो 3 की घात 3 27 बटा 3 आएगा, और फिर 2 रखेंगे तो 8 बटा 3 आएगा। 3 हम एलसीएम ले लेते हैं, 27 माइनस 8, और 27 में से 8 घटाएंगे 9 बचेंगे, और बटा 3 ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों कि सिद्ध करो कि हमें y का मान दे रखा है कि y बराबर a cos x प्लस b sin x। इसको मैंने समीकरण 1 मान लिया, और हमसे कह रहा है कि ये इस अवकल समीकरण का हल है। हमें जो सिद्ध करना है उसमें हम LHS लेके चलेंगे, और उसके लिए हमें 2 बार y का अवकलन करना पड़ेगा। तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर कितना आएगा? dy बाई डी एक्स आएगा, और क्या हो जाएगा? a cos x का माइनस साइन x, b साइन x का cos x। और फिर एक बार दोबारा अवकलन करते हैं, अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, कितना आएगा? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस a साइन x का अवकलन हो जाएगा cos x प्लस b, और cos x का हो जाएगा माइनस साइन x, तो ये वापस माइनस हो जाएगा। समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे? जो हमें सिद्ध करना है कि ये इसका हल है, उसका LHS लेके चलते हैं, या फिर हम एक काम और कर सकते हैं। इसमें दोनों में मैंने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेंगे तो a cos x प्लस b sin x, माइनस यूं क्यों, और इसका मान वापस समीकरण 1 से देखें आप, बिल्कुल सेम है, y हो गया। और इस y को जब मैं इधर लेके आऊँगा तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y बराबर 0, ये आ गया। और यही हमें सिद्ध करना था, यही लाना था। ये हमारा आंसर आ गया HP, कि ये इस समीकरण का हल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन अवकल समीकरण का है, और सबसे पहले इसमें हम चर पृथक्करण विधि काम में लेते हैं। इसमें चर पृथक हो सकते हैं क्योंकि हम dy बाई डी एक्स का मान हमें दे रखा है 1 प्लस वाई स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक काम करें, पहले बस गुणा के रूप में लिखें, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा dy, और ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर और dx। अब एक तरफ x एक तरफ y करें, तो dy इसको इसके नीचे लगा दें, 1 प्लस वाई स्क्वायर, और dx बटा जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक तरफ x एक तरफ y हो चुके हैं, दोनों ओर समाकलन कर दें, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसका समाकलन क्या होगा? tan इनवर्स y,
और इसका होगा tan इनवर्स x प्लस कॉन्स्टेंट मैंने c लिख दिया, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लें आप एक बार। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, आप इसको एक बार देखें। 14वां क्वेश्चन क्या है, dy अपॉन dx बराबर √4 माइनस वाई स्क्वायर। कैसे हल करेंगे आप देखो, एक तरफ y करेंगे एक तरफ x, इसको मैं नीचे ले आता हूँ तो dy बटा √4 माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा इधर जाके dx। अब दोनों ओर समाकलन कर दिया, 1 अपॉन √4 माइनस वाई स्क्वायर और dy बराबर dx। अब हमें सूत्र आना चाहिए। सूत्र क्या आना चाहिए बच्चों, एक सूत्र होता है 1 अपॉन √a² माइनस x स्क्वायर। क्या होता है इसका, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस कॉन्स्टेंट c। तो इसका इसमें जब सूत्र लगेगा तो क्या सूत्र क्या समाकलन हो जाएगा इसका, साइन इनवर्स x के स्थान पे क्या है ये y, तो y अपॉन a² यानी कि 2 का स्क्वायर है 4, 2 बराबर x dx का प्लस कॉन्स्टेंट c, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप 15वां, बड़ा आसान और अच्छा क्वेश्चन कि XYZ का मान ज्ञात करें कि A सदिश और B सदिश दोनों समान सदिश हैं, यानी कि A और B दोनों बराबर सदिश हैं। अगर A सदिश का मान लिखें तो XI 2J और ZK, और B सदिश का मान लिखें तो 2I प्लस YJ प्लस K। अब तुलना कर लें, तुलना करने पर अगर तुलना करेंगे तो x का मान i के साथ x है, इसमें i के साथ 2 है तो x बराबर 2। ऐसे ही y का मान भी 2 हो जाएगा, y के साथ j के साथ y है, j के साथ 2 है, और k के साथ z है, और यहाँ k के साथ 1 है। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप एक बार। 16वां, दो बिंदु P और Q जिनकी स्थिति सदिश, मान लो ये P है, P और ये Q, दो बिंदु हैं जिनकी स्थिति सदिश OP सदिश हमें दे रखा है। कितना दे रखा है, 3A सदिश माइनस 5B सदिश, और Q के स्थिति सदिश दे रखे हैं A सदिश प्लस B सदिश। एक बिंदु R, ये मैंने मान लिया R कि स्थिति सदिश हमें ज्ञात करने हैं, जो कि फर्स्ट R, PQ को अंतः विभाजित करे, अंतः विभाजित करे। देखो अंतः विभाजित करता है तो उसका सूत्र हमें याद रखना है। R सदिश, देखो सबसे पहले इसमें अनुपात भी दे रखा है, ये दे रखा है हमें 2:1 में विभाजित करता है। तो R सदिश का सूत्र हम जानते हैं। R सदिश का कैसे निकालेंगे, M1, पहले 2 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू A सदिश प्लस B सदिश, और 1 को इसके स्थिति सदिश से करेंगे तो 1 इंटू 3A सदिश प्लस माइनस 5B सदिश बटा M1 प्लस M2 यानी कि 2 प्लस 1। और जब हम इसको हल करेंगे 2A सदिश 3A सदिश तो 5A सदिश आएंगे, और 2B सदिश और माइनस के 5B सदिश तो क्या आएगा बच्चों। एक क्वेश्चन थोड़ा ठीक कर लें, ये 5B सदिश के स्थान पे इसको 2B सदिश लिख लें, ये 2B सदिश है, 5 के स्थान पे बस 2 लिख लें तो यहाँ 2 आएगा। तो इस हिसाब से 2B सदिश माइनस 2B सदिश आपस में कट जाएंगे, और ये 3 यानी R सदिश के स्थिति सदिश हमारे पास आए 5A सदिश बटा 3 जब अंतः विभाजित करता है। बाह्य विभाजित आप स्वयं निकालेंगे, बस चेंज क्या होगा, यहाँ माइनस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, सदिश PQ सदिश के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है।
देखो पी क्यू सदिश निकाल ले, पहले इसको कैसे निकालेंगे, क्यू सदिश माइनस पी सदिश, पीछे वाला सदिश माइनस आगे वाला सदिश, वो लगा दें, ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। पी क्यू सदिश का मान क्या आएगा, क्यू सदिश कितना हो जाएगा, 4i 5j और 6k। इसी प्रकार पी सदिश क्या हो जाएगा, 1i यानी i 2j 3k। तो पी क्यू सदिश कितना आ जाएगा, 3i, 4i में से जब i घटाएंगे तो 3i बचेंगे, ऐसे ही 3j और इसी प्रकार 3k। ये हमारे पास पी क्यू सदिश आ गया। अब हमें निकालना क्या है, पी क्यू सदिश का मात्रक सदिश हमें निकालना है। तो पी क्यू सदिश का मात्रक सदिश कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें मापांक भी चाहिए है। तो इसका मान क्या आएगा, 3 का वर्ग 9, 9 और 9 यानी कि √27। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 × 3 यानी पी क्यू सदिश का मान कितना आ गया, 3√3। अब हमें निकालना है मात्रक सदिश। पी क्यू सदिश के मात्रक सदिश को कैप से लिखेंगे, उसका सूत्र क्या होगा, पी क्यू सदिश और पी क्यू सदिश का मापांक। पी क्यू सदिश कितना आया, 3i 3j 3k और इसका मापांक कितना आया, 3√3। तो इसका मात्रक सदिश कितना आएगा, 3 कॉमन लेंगे, इस 3 से कट जाएगा, i + j + k बटा √3। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, किसी सदिश ए सदिश के लिए हमें यह सिद्ध करना है। मैंने मान लिया कि ए सदिश जो है वो a1i a2j और a3k के बराबर है। ये मैंने खुद नहीं माना है। अब ये माना तो आप बताएं, ए सदिश डॉट आई का मान क्या आएगा, a1i a2j a3k। ये तो अपना हो गया ए सदिश डॉट आई, यानी आई का जब आई के साथ 1 है, आई के साथ a1 है, करेंगे तो a1 आ जाएगा, बाकी इनके साथ 0 हो जाएगा। तो इसका मान आ गया ए सदिश डॉट आई का मान a1। इसी प्रकार अगर आपसे हम अब निकालें या पूछें ए सदिश डॉट जे का मान, तो वो होगा a2 और ए सदिश डॉट के का मान वो होगा a3। अब हम RHS लेके चलते हैं। जो RHS है वो हमारे ये है, इसमें इसका मान कितना है, अभी हमने देखा, इसका मान है a1 और भार क्या है i। इसी प्रकार इसका मान कितना आएगा, a2, भार क्या है j। इसी प्रकार a3 के, और ये अगर हम देखें तो हमने ये माना था ए सदिश और ये हमारा आ गया ए सदिश जो कि हमारा LHS है, और हम RHS लेके चले, LHS आ गया तो हमारा सिद्ध हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लैम्डा के किस मान के लिए सदिश ये और ये समांतर हैं। मान लो ये दो सदिश हैं, इसे मैंने मान लिया ए सदिश और ये हो गया बी सदिश। अब हमसे कह रहा है ये कि ये दोनों सदिश समांतर सदिश हैं। एक मिनट रुके, क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है, इसको आप लैम्डा कर लें, सॉरी। तो ये लैम्डा जे है और 3k, ये समांतर है, हमें दे रखा है, दिया है ए सदिश ये व ये समांतर है। यह समरेख कहे तो आपको क्या सूत्र लगाना है, a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2। a1 का मान कितना है, 3/1, i के साथ a1 3, i के साथ इस तरह से 2 बटा लैम्डा 9/3। अब आप कोई से दो ले सकते हैं जिसमें एक लैम्डा जरूर होना चाहिए। जैसे हम ये ले लेते हैं फर्स्ट व सेकंड से, 3 लैम्डा बराबर 2 एकम 2, तो लैम्डा बराबर आ गया 2/3। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लें यहाँ पे एक बार। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, ए सदिश हमें दे रखा है, बी सदिश, ए सदिश का मान क्या है, i - 7j + 7k
और बी सदिश का मान है 3i माइनस 2j प्लस 2k। हमसे कह रहा है ए सदिश क्रॉस बी सदिश का मापांक ज्ञात करें। पहले ए क्रॉस बी निकाल लें। उसका तरीका क्या है, i j k। ए सदिश यानी कि 1 माइनस 7 7 और बी सदिश यानी कि 3 माइनस 2 और 2। सबसे पहले आप यहाँ i लिखें, इसकी पंक्ति इसका स्तंभ माइनस के 14 और ये हो जाएंगे प्लस के 14। फिर माइनस j, इसकी पंक्ति इसका स्तंभ 2 एकम 2 माइनस 21 प्लस के, इसकी पंक्ति इसका स्तंभ माइनस के 2 प्लस के 21। ये 0 हो जाएगा। 2 में से जब 21 घटाएंगे तो माइनस 19 माइनस बाहर है प्लस के 19j और प्लस के 19 के, ये हमारे पास आ गया। अब ये हमारे पास आया है ए क्रॉस बी का मान 19i 19k। और ए क्रॉस बी का अगर हमें मापांक ज्ञात करवा रहा है तो वो क्या होगा, अंडर रूट 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 19 का स्क्वायर और 2 का वर्गमूल अंडर रूट 2, 19 का स्क्वायर मत का वर्गमूल 19 अंडर रूट 2, और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि f(x) का मान हमें दे रखा है 7x माइनस 3। अब क्या कह रहा है कि हमें ये सिद्ध करना है कि ये फलन अंतराल r, जिसे हम वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहते हैं, r समुच्चय में ये वर्धमान है। कैसे करेंगे, बड़ा आसान है। वर्धमान सिद्ध करना हो या ह्रासमान, सबसे पहला काम आप f' ज्ञात करें। अब f' का मान क्या आएगा, 7x का मान 7 अवकलन और माइनस 3 का 0, यानी f' आया 7। अब हम अंतराल r में देखें, अंतराल r में, अंतराल r में, अंतराल r में अगर देखें हम r यानी वास्तविक संख्याओं का कोई भी संख्या, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय की कोई भी संख्या अगर x का मान रख दें तो f' का मान हमेशा 7 ही रहेगा, और जो कि सदैव धनात्मक है, ग्रेटर देन 0 है, यानी कि धनात्मक है। अगर धनात्मक है f' उस अंतराल में तो ये वर्धमान होगा, और ऋणात्मक हो तो ह्रासमान होगा। अतः फलन f(x) r में वर्धमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार है कि फलन f(x) हमें दे रखा है sin x। हमसे पूछ रहा है कि इस अंतराल में ये ह्रासमान है, सिद्ध करना है। मैंने कहा या तो ह्रासमान सिद्ध करना हो या वर्धमान। सबसे पहले आप f' निकालें, इसका मान आएगा cos x, और फिर आपको पता होगा ASTC से कि ये 0 से कितना होता है 90, और 90 से ये कितना होता है 180। अंतराल दे रखा है π/2 से 180 ये वाला, और इसमें cos x क्या होता है ऋणात्मक। π/2 से पाई में जो f' है वो cos x है, और वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, यानी कि लेस देन 0 होगा। f' का मान क्या होगा, 0 से छोटा। अतः फलन f(x) इस अंतराल में अंतराल π/2 से पाई में ह्रासमान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि अंतराल इसने में हमें सिद्ध करना है कि ये फलन f(x) न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। अभी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम f(x) निकालेंगे, उसका मान क्या होगा 2x माइनस 1। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये हमें सिद्ध करना है इस अंतराल में न तो वर्धमान है और न ह्रासमान है। आप कैसे चेक कर सकते हैं, देखो अगर मैं f' को अगर एक बार 0 कर दूं
तो 2x माइनस 1 का मान कितना आएगा 0, यानी कि x का मान आएगा 1/2, एक इधर चला जाएगा 2। अगर हम एक चीज़ देखें, x बराबर यहाँ मैं 1/2 लिख दूँ और x का मान 1/2 से बड़ा कुछ भी ले लूँ, कुछ भी, जैसे 1 ले लिया, 1 ले लिया, तो f डैश x का मान यहाँ पे क्या आएगा, f डैश x में रख के देखें, 1 रखेंगे तो 2 एकम 2, 1 से बड़ा लिया तो x का मान मैंने 1 ले लिया, 1 लिया तो 2 एकम 2 माइनस 1, यानी कि 1 बचेगा जो कि क्या है पॉजिटिव। और इधर देखें तो अल्टरनेट चलता है, ये नेगेटिव हो जाएगा। आप रख के भी सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं, 0 रखेंगे तो ये -1 आएगा, ये नेगेटिव। यानी हमें क्या पता लगा कि f डैश x का मान, अगर x का मान 1/2 से बड़ा है तो धनात्मक है, और 1/2 से छोटा है तो ऋणात्मक है। यानी कि इस अंतराल की बात करें तो -1 से लेकर इधर से 1/2 तक तो ये आएगा ऋणात्मक, और 1/2 से 1 तक इसमें ये क्या आएगा धनात्मक। अब न तो इस अंतराल में ये 1 नहीं है, न तो धनात्मक भी नहीं है ऋणात्मक भी नहीं, दोनों है, धनात्मक भी ऋणात्मक भी। इसलिए अगर केवल धनात्मक होता वर्तमान, केवल ऋणात्मक होता ह्रासमान, अब ऋणात्मक भी है धनात्मक भी है, इसलिए ये न तो वर्तमान होगा और न ही ह्रासमान होगा। अतः फलन f(x) अंतराल -1 से 1 में न तो वर्तमान है व न ही ह्रासमान है। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन, आपसे निवेदन रहेगा बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास कोई भी वीडियो तुरंत पहुंच सके। अधिक से अधिक इसे लाइक भी करें, अधिक से अधिक इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन, सिद्ध करो कि R में फलन ये वर्तमान है। वर्तमान पूछे, ह्रासमान पूछे, सबसे पहले f डैश x निकालें, कितना आएगा 3x² माइनस 6x प्लस 3 और इसका 0। अगर आप ध्यान दें तो f डैश x इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, x² माइनस 2x प्लस 1, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 तो एज इट इज x माइनस 1 का होल स्क्वायर। और R में अगर बात करें तो इसका मान ग्रेटर देन 0 होगा हमेशा, क्योंकि वर्ग संख्या हमेशा धनात्मक होती है, और 0 भी हो सकता है किसमें, x बिलोंग्स टू R के लिए। कब होगा 0, अगर x का मान 1 ले लें तो ये 0 हो जाएगा, और अगर f डैश x का मान 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है तो फलन f(x), अतः फलन f(x) कोमा R में वर्तमान है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। नेक्स्ट आपके पास वीडियो तुरंत पहुंच सके, नेक्स्ट आने वाली अच्छी वीडियो है, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स।